हेलो, आज का हमारा टॉपिक कोशिका। इस वीडियो में हम पूरा कोशिका पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या है? कोशिका की बात करें तो सभी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। पेड़ पौधों का निर्माण भी कोशिका से हुआ है। सभी जीव के निर्माण की एक सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, जिससे जीव का निर्माण होता है। ये कोशिका अंग नहीं होता है, ये कोशिका इकाई होती है। ये जीव के निर्माण की एक सूक्ष्म इकाई है और ये कोशिका मिलकर के जीवों की क्रिया करती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, ये सब कार्य कोशिका करती है, कोशिका मिलकर के करती है। कोशिका की परिभाषा सभी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो अब हम सबसे पहले कोशिका की संरचना देखें। कोशिका की संरचना, ये कोशिका का चित्र है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं और इसके अंदर ये केंद्रक होता है कोशिका का। इसमें ये तारकाय, सूत्रकणिका, वे अंतःपर्दीय जालिका, ये गोल्जिकाय, ये लयनकाय, राइबोसोम, जीव द्रव्य, ये सब कोशिका के घटक होते हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं। ये कोशिका के घटक मिलकर के कोशिकांग का निर्माण करते हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग, ये कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका के घटक ही कोशिकांग होते हैं। गोल्जिकाय, केंद्रक, लयनकाय, ये सब कोशिका के कोशिकांग होते हैं। अब हम सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, हम खोज देखें। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, लेकिन इसने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका, विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में देखने को मिलती है। अगर मानव की बात करें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका होती है और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत, ये कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत है कि सभी जीव व पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो ये कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया था, स्लाइडेन व सवान ने। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक है, इसने पेड़ पौधों का अध्ययन किया और कहा कि सभी पेड़ पौधे कोशिका से बने होते हैं। और सवान ने जीव जंतुओं का अध्ययन किया और सभी जीव जंतुओं का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो इसी को हम कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया था, स्लाइडेन व सवान ने। अब हम कोशिका के प्रकार देखें। कोशिका के प्रकार, कोशिका को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये एक कोशिका होती है जो बैक्टीरिया जीवाणु में होती है, जिसमें एक कोशिका होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, ये बहुकोशिकीय जीवों में होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। अब हम इनमें अंतर देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, मतलब कि इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक होता है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें उपस्थित होती है, केंद्र कला व केंद्रिका उपस्थित होती है। अब इसमें प्रोकैरियोटिक में श्वसन की बात करें तो इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। अब हम कोशिका झिल्ली की बात करें
तो कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहर की संरचना या कोशिका की सबसे बाहर की परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली ये बहुत ही पतली व मुलायम होती है और ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, जिसके कारण ये इतनी मुलायम और लचीली होती है। ये कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर आ जाने देती है। ये सभी पदार्थों को अंदर बाहर नहीं आने देती है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व कोशिका के बाहर आ जाने देती है। इसलिए इसे चयनात्मक व पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों? ये पदार्थ का चयन करती है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देना है या किस पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना है। अब हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। ये कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका के बाहर की संरचना ये मोटे व कड़े आवरण की होती है और ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका की संरचना व पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान यांत्रिक सहारा प्रदान करती है कोशिका भित्ति। अब हम बात करें राइबोसोम की। तो राइबोसोम की खोज की थी पेलेड ने 1955 में। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर गुच्छे के अंदर राइबोसोम मिलते हैं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। मान लीजिए ये कोशिका है, अगर ये कोशिका के अंदर जीवधर्मी में गुच्छे में मिलते राइबोसोम तो इसे पॉलीसोम कहते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉलीसोम राइबोसोम मिलते हैं। अब हम बात करें गोल्जी काई की। तो गोल्जी काई की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी और कैमिलो गोल्जी के वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम गोल्जी काई रखा। ये प्रोटीन और लिपिड का संशोधित करता है। संशोधित का मतलब कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ का संश्लेषण होता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना गोल्जी काई का काम होता है। ये पैकेजिंग व परिवहन का काम करता है। ये कोई भी पदार्थ का पैकिंग करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है कोशिका के अंदर। तो गोल्जी काई ये परिवहन का काम करता है और ये कोशिका के अंदर समांतर क्रम में होती है। गोल्जी काई ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर ये ऐसे कुंडली जैसे समांतर क्रम में कुंडली जैसी। अब हम बात करें अंतःपर्दीय जालिका की। तो अंतःपर्दीय जालिका को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म ER, इसकी शॉर्ट फॉर्म ER होती है। ये कोशिका के अंदर अनियमित नलिकाओं का जाल होता है जिसे हम अंतःपर्दीय जालिका कहते हैं। जैसे ये कोशिका है तो ये कोशिका के अंदर अनियमित नलिकाओं का ये जाल होता है, तो इसी को हम अंतःपर्दीय जालिका कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःपर्दीय जालिका और खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं और ये लिपिड का स्रावन करती है। लिपिड का मतलब ये वसा जैसी चिकनी चीज होती है जिसे हम लिपिड कहते हैं और लिपिड के कारण ही ये चिकनी होती है और इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। अगर हम बात करें खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका की तो इस पर राइबोसोम होते हैं। मान लीजिए ये खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका है तो इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका कहते हैं। ये खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका और इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं तो ये चिकनी अंतःपर्दीय जालिका।
ये चिकनी अंतःपर्दीय जालिका होती है और ये खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका होती है। ये राइबोसोम, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डिवेन ने 1958 में। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटन के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है। ये देखिए, ये मेरी दादी है जो बाहर जा रही है। देखो, हम पढ़ा रहे हैं तो हम घर पे पढ़ा रहे हैं तो मेरी दादी आई है। तो चलो हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डिवेन ने 1958 में। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटन के एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है। मतलब कोशिका के अंदर कोई भी टूटी फूटी कोशिका के अंग है जिसको पाचित करने का काम लाइसोसोम करता है। मान लीजिए कहीं चोट लगी तो वहां पे कोशिका मर जाती है और मरने के बाद कोशिका को खाने का काम ये लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम, इसे आत्मघाती की थैली कहते हैं। आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम के एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और ये एंजाइम जल अपघटन के द्वारा ये अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं। तो लाइसोसोम खुद को ही मार देता है, तो इसलिए इसको है ना आत्मघाती की थैली कहते हैं। अब हम बात करें तारक काय की, तो तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बोवेरी ने की थी 1888 में। ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में तारक काय या सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये कोशिका विभाजन हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिका विभाजन और तारक काय, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अब हम बात करें सूत्रकणिका की, तो सूत्रकणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी 1890 में। और माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। द्विझिल्ली युक्त का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पर झिल्ली के 2 आवरण होते हैं। जिस पर 2 आवरण होते हैं उसे द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर झिल्ली के 2 आवरण होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखें तो इसकी संरचना चप्पल जैसी है। अब आप बोलोगे कि चप्पल जैसे कैसी है? तो देखो, आपने माइटोकॉन्ड्रिया जैसे चप्पल देखी है? नहीं देखी है तो अब देख लो, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसी लग रही है ना चप्पल। चप्पल का आकार कैसा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है संरचना। तो ये चप्पल और माइटोकॉन्ड्रिया सेम है। तो ये चप्पल के आकार का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसको हम चप्पल के आकार का नहीं कहेंगे, इसको बेलनाकार संरचना कह सकते हैं। तो ये बेलनाकार संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक पारगम्य होती है। अधिक पारगम्य का मतलब ये अधिक पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वे बाहर आ जाने देते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, ये घुमावदार, तो इसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं। ये कम पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब कि ये कम पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने जाने देते हैं। और इस आंतरिक झिल्ली ये घुमावदार होती है। तो ये घुमावदार संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का क्या काम है? ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। और ये आंतरिक झिल्ली के अंदर ये दरू भरा होता है जिसे हम आदात्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दरू भरा होता है उसे आदात्री कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए, वर्ता का डीएनए और खुद का प्रोटीन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए वे प्रोटीन होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी यहाँ पे सतह पर प्रोटीन होते हैं, F1 व F0 प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं।
आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या ऊर्जा गृह? क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन विखंडन द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन विखंडन द्वारा होता है। बात कर रहे हैं लवक की, तो ये लवक पादप कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये केवल और केवल पादप कोशिका में होता है लवक। ये पौधों में रंग व रंग प्रदान करने में सहायक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं लवक: हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। हम बात करें हरित लवक की, तो ये हरित लवक हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण ये पत्तियों के अंदर होता है और ये प्रकाश संश्लेषण पादप के अंदर भोजन निर्माण करते हैं। अब हम वर्णीय लवक की बात करें, तो ये हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी, ये सब वर्णीय लवक के कारण होते हैं। ये फूलों को व फलों को रंग प्रदान करते हैं, बीज को रंग प्रदान करने का काम वर्णीय लवक का। अब हम बात करें अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। जिसमें रंग नहीं होता है उसको हम रंगहीन कहते हैं। ये मुख्यतः जड़ों में होता है या भूमिगत भागों में होता है। जो भूमि के अंदर भाग होते हैं पेड़ पौधों के, उसके अंदर होता है, जैसे जड़ों में। ये स्टार्च व प्रोटीन और वसा का संचय करता है। ये वसा व प्रोटीन स्टार्च का संचय या स्टोर करता है। अब हम केंद्र की बात करें, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। केंद्र झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, मतलब कि केंद्रक पर झिल्लियों के 2 आवरण होते हैं। जिस पर झिल्लियों के 2 आवरण होते हैं उससे झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। मान लीजिए ये केंद्रक है, ये केंद्र की आंतरिक झिल्ली, ये केंद्रक की बाहर की झिल्ली, इसको कहते हैं बाह्य झिल्ली। ये बाह्य झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। ये आंतरिक झिल्ली। अब इस 2 झिल्लियों के बीच ये खाली जगह को हम कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। इस खाली जगह को हम कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश। परिकेंद्रीय अवकाश। ये 2 झिल्लियों के बीच खाली जगह को हम कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश, और इसके झिल्लियों के बीच में होता है ये केंद्र छिद्र, इसको कहते हैं केंद्रीय छिद्र। ये केंद्रीय छिद्र होता है। ये केंद्रीय छिद्र क्या करते हैं? ये आरएनए को तो बाहर निकालते हैं और प्रोटीन को अंदर ले जाते हैं।
और इस केंद्रक में केंद्रक ध्रुव होता है और ये केंद्रिक होती है। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होती है केंद्रिका। ये केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका। इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है, ये झिल्ली रहित होती है कोशिका। और ये धागे जैसी पतली संरचना होती है जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये क्रोमेटिन जाल होता है, इसको क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये क्रोमेटिन रेशे होते हैं, ये पतले धागे जैसी धागों का जाल होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं।